ना धूप जलाती दिन की उसे, ना काली रात सताती है। डटा रहे वो खेतों में जब तक ना फसल पक जाती है। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो कि समर्पित है केवल और केवल उन मेहनतकश किसानों को जो कि दिन रात हमारे खेतों में सिर्फ इसलिए लगे रहते हैं जिससे कि भारतवर्ष की पूरी जनसंख्या को, 125 करोड़ की जनसंख्या को पोषण मिल सके। और उन्हीं को समर्पित है हमारा एक खास कार्यक्रम, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने खेतों को प्रयोगशालाएं बना लिया, जिन्होंने अपने खेतों को रिसर्च सेंटर बना लिया, और रिसर्च सेंटर के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे नवाचार किए जो कि आप सभी लोगों को जानने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप भी उनसे बात करना चाहते हैं, अगर आप भी उनसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर आप भी उनसे संवाद करना चाहते हैं, तो 0141 451 5103 पर फ़ोन करके आप उनसे बात कर सकते हैं। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। राम राम सा। अक्सर लोग कहते हैं कि खेती किसानी लाभ का धंधा नहीं है, लाभ का व्यवसाय नहीं है, लाभ का बिजनेस नहीं है। परंतु अगर आज हम आपको एक ऐसे व्यवसायी से मिलाएं जो कि पहले एक बहुत अच्छा व्यवसाय करते थे और उस व्यवसाय को छोड़कर वो खेती में आ गए, खेती में आकर उन्होंने साबित किया कि खेती से बढ़िया कोई व्यवसाय नहीं है, जिन्होंने साबित किया कि खेत खलिहान में तो खजाना छिपा हुआ है, आवश्यकता है तो सिर्फ मन से आगे बढ़ने की और सिर्फ अपने मातृभूमि से प्रेम करने की। जी हाँ, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सुरेंद्र अवाना जी से। सुरेंद्र अवाना जी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, वो मछली पालन करते हैं, वो पशु पालन करते हैं, वो गिर गाय के दूध निकाल के उसे बेचते हैं, डेयरी उद्योग उनके पास है, वो कई तरह का चारा लगाते हैं, वो खेती करते हैं, वो जैविक खाद बनाते हैं, वो सीप का उत्पादन भी करते हैं, और भी ना जाने क्या क्या करते हैं, वो सब पूछेंगे सुरेंद्र अवाना जी से। सुरेंद्र अवाना जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत, हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। सभी किसान भाइयों को मेरा हरा भरा राम राम। जी हाँ, हरा भरा राम राम इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को भी समर्पित है। हर रोज एक पेड़ लगाते हैं, कुल कितने पेड़ लगा चुके वो भी हम इनसे बात करेंगे। और आप भी अगर इनसे कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, क्योंकि ये खेती का हर चीज़ को ये कर चुके हैं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे बात करनी है तो आज आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप 0141 451 5103 पर फ़ोन करके सीधे इनसे बात कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आपको नंबर लगाना है, और नंबर लगाने के बाद एक ऐसी जगह खड़े हो जाना है जहाँ से कि नेटवर्क अच्छा होता हो, अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर देना है, और उसके बाद सीधे हमसे सवाल पूछना है। सुरेंद्र जी, आपका एक अच्छा व्यवसाय था, आप अपने व्यवसाय में अच्छा काम कर रहे थे, आपको अच्छे प्रॉफिट हो रहे थे, अच्छा आपकी रेपुटेशन बनी हुई थी। क्या कारण हुआ कि आप व्यवसाय छोड़कर अपने खेतों की तरफ चले गए, अपने गांव चले गए, और आपने खेती में ही रम जाना उचित समझा? देखिए, खेती, पशुपालन और पेड़ लगाना ये बचपन से ही, जब छोटा था जी, तो दादाजी से मैंने सीखा। और आपको बताऊं मैं कि मैं 5वीं क्लास में था जी, तभी मैंने ऊँट से बाजरा बीज दिया था, और 15 दिन बाद छुट्टी लेके और वो देखने गया कि मेरा बीजा हुआ बाजरा कैसा होगा जी। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस समय खेती पशुपालन में ज़्यादा इनकम नहीं थी, तो मैंने कहा अपना स्वयं का ही कुछ काम करेंगे जी। वो करते करते बच्चे हुए, बड़े हो गए। उनकी शादी करने के बाद जो मेरा मन था बचपन से ही काम करने का जी। वो मैंने अभी प्रारंभ किया। मेरा पुराना जो इंस्टीट्यूट का काम है वो चल रहा है, वो बच्चों को संभाला दिया जी। और 12 दिसंबर 16 को 2 गिर नस्ल की गाय लाकर बहराना गांव, बिचूण तहसील, बिचूण पंचायत में, दूदू तहसील, अजमेर रोड पे मैंने ये प्रारंभ किया। जी, आप स्कूल छोड़कर, मतलब अपने इंस्टीट्यूट छोड़कर, या जो भी आपका दूसरा बिजनेस था उसे छोड़कर आप खेतों की तरफ चले गए, या आप ऐसा माने कि आपने अपना रिटायरमेंट प्लान पहले से तैयार किया हुआ था, उसको थोड़ा जल्दी प्रारंभ कर दिया। गाय लेकर आए, गाय लेकर आपने वो किया, लेकिन कहीं से कोई प्रेरणा मिली होगी, कहीं से अचानक से आपके मन में कुछ ऐसा आया होगा। क्या वो कौन से क्षण थे जब आपने ये डिसाइड किया? देखिए, जैसा मैंने बताया कि मन तो बचपन से ही था जी, लेकिन परिस्थितियाँ होने के कारण अब जब मैं फ्री हो गया तो देख रहा हूँ कि चारों तरफ केमिकल और इनसे क्या बीमारियाँ हो रही हैं, और HF गाय का दूध से क्या क्या डिजीज़ हो रही हैं। ये देखते हुए मैंने फिर देखा कि IFS मॉडल का पूरा ही काम करूं, जिससे कि एक जो शहर का आदमी है जिसकी पूरी थाली है जी, वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए जी। और मैं अभी 15 तरह की खेती कर रहा हूं और आने वाले 2 साल में 30-40 तरह की खेती करूंगा, और आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर में पूरी थाली, नमक से ले, नमक, गुड़, तेल और मसाले, ये 4 चीज़ अभी फार्म पे नहीं है। बाकी दूध के बाई प्रोडक्ट हैं जी, सारे अनाज हैं, सब्जियां हैं,
और इस बार तो दालें भी स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि अभी मैंने मूंग बोया है जी। चौले मोठ वगैरह है। तो इस तरह से मैंने देखा कि आज इसकी समाज के अंदर बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर से ये जब कोरोना आया, हालांकि मैंने पहले शुरू कर दिया था, कोरोना में तो मैंने देखा कि लोगों की इम्यूनिटी जिसकी वीक है उन लोगों की ज़्यादा है, जो केमिकल की और अच्छा खान पान नहीं है उनकी इम्यूनिटी वीक है। बाकी आप देखो, मैं डीडी किसान पे देख रहा था कि हमारी जो औषधियाँ और मसाले हैं अभी पिछले 6 महीने में 8 गुना एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं जी। तो ये सीधा सीधा किसानों को लाभ मिलेगा। तो मेरा किसान भाइयों से कहना है कि आप भी ये इसको कतई घाटे का सौदा कसके और पशुपालन को मत मानिए, और इसके अंदर आप ऑर्गेनिक खेती करके और जो सरकार की योजना है उनको फ़ायदा उठा के प्रोसेसिंग करके जो पूरी एक कीमत किसान को मिलनी चाहिए उसका लाभ उठाओ, तो निश्चित रूप से आगे आपको भी फ़ायदा होगा। और स्वागत है, अगर कोई देखना चाहे कि हम किस तरह से करेंगे, क्या चैलेंज आएंगे, तो मेरे फार्म पे आके देख सकते हो। और मैं निःशुल्क 2-2, 4-4 घंटे की ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। जहां जहर भरी थाली लोग खा रहे हैं वहां उन्हें आप एक जैविक थाली देना चाहते हैं। वाकई में एक बहुत अच्छा कार्य है, मानव जाति के लिए भी और अपनी मातृभूमि के लिए भी, जिसके लिए कि हम आप किसान भाई हमेशा तत्पर रहते हैं। एक दर्शक हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, वो आपसे रूबरू होना चाहते हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब जी। मेरा नाम विनीता दादी है, मैं कोटा से बोल रही हूँ। जी विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राम राम सा में। धन्यवाद साहब। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं विनीता जी? जी क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। हाँ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था जी। महिलाओं के आत्मनिर्भर होने में जी खेती का क्या योगदान हो सकता है? अवाना जी इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ अवाना जी, वैसे तो खेती में अधिकतर काम महिलाओं का ही होता है, परंतु जिस प्रकार से पूछ रही है कि आत्मनिर्भर होने के लिए महिलाओं को क्या करना होगा, अवाना जी प्लीज। देखिए, आप सही कह रहे हो कि आज भी मैं जहाँ मैं खेती कर रहा हूँ या जहाँ जाता हूँ आसपास में देखता हूँ 80% महिलाओं का योगदान है जी। सुबह जो आपके यहाँ जयपुर में दूध आता है डेयरी के अंदर, वो गांव से कलेक्ट होता है सुबह 4-5 बजे। 90% महिलाएं दूध निकालती हैं, तो वो सीधा सीधा महिलाओं को योगदान है। इसी तरह से आप देखिए, इस समय खेत में निनाणी, खरपतवार हटाने का ये काम चल रहा है जी। 80% 70% महिलाएं कर रही हैं। ठीक है, आप शहर में रहती हैं, आपके पास मुझे पता नहीं खेती करती हैं कि नहीं करती, लेकिन इस समय जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं को के लिए, ये समझो 80% ज़्यादा हैं। जैसे आप शहर में रहते हैं और आपके पास ज़मीन कम है या नहीं है, तो आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट जो सरकार 50% सब्सिडी दे रही है, चाहे वो सब्जी की प्रोसेसिंग हो, चाहे दूध की प्रोसेसिंग हो, चाहे फ्रूट की प्रोसेसिंग हो, ये सब प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि आप डीडी किसान पे देखेंगे या हमारे इस चैनल पे भी बताते रहते हैं कि इस समय जैसे एक आंवला है जी, आंवले खेत में किसान के पैदा होता है, वो 12 से 15 रुपए किलो बाजार में बेचता है जी। मैं कहता हूँ महिलाओं को कि आंवले का सीधा सीधा आप 15 रुपए का खरीद लो, या आपके खेत में है जी, उसमें 35 रुपये और ऐड कर दो। चीनी की चाशनी है और थोड़ा सा लेबर का खर्चा है या कोई ईंधन का, रूम का, वो खर्चे जोड़ के 50 रुपये का वो बना दो और सीधा सीधा अच्छी सी कांच के बर्नी में भर के आप 100 रुपये केजी बेचिए, आपको सीधा सीधा 50 रुपये। ये एक मैंने छोटा सा उदाहरण दिया। इसके अलावा कितनी तरह का अचार है, मुरब्बा है, कैंडी है, वैल्यू एडिशन करके और महिलाएं के लिए बहुत सब्सिडी है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं जी। और योजनाओं के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक और दर्शक है इस समय जो आपसे बात करना चाहते हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब जी। अवाना जी साहब से एक सवाल था मेरा। जी अब बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, जो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग है सर, इसमें क्या क्या कंटेंट हम जोड़ सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? और एक एग्रो टूरिज्म जो है वो इसका पार्ट है IFS का, तो इसकी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है अभी, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है सर? जी बिल्कुल अवाना जी, वाकई में इंटीग्रेटेड फार्मिंग जब आती है तो एक बहुत बड़ा सामने इकट्ठा हो जाता है, तो कौन कौन सी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैं अभी जैसे 15 तरह की खेती कर रहा हूँ जी। कोई भी किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग, अगर उसके पास कम ज़मीन है तो ICR का एक मॉडल है, 1 हेक्टेयर वाला, 1 हेक्टेयर का,
उसके अंदर वो एक 90,000 गवर्नमेंट की सब्सिडी लेके एक छोटा तालाब बनाए जी। उस तालाब के ऊपर 2 केज बना के और देसी मुर्गी पाल सकता है जी। बत्तख पालन कर सकता है, उस पौंड के अंदर मछली पालन कर सकता है, उसके साथ कुछ बकरी और भेड़, कम ज़मीन चाहिए उनको जी। उनके बाड़ा बनाने के लिए, वो उसके अंदर करा। उसके साथ ही उसमें थोड़ी सी ज़मीन में आप नर्सरी कर सकते हो, नर्सरी के कुछ मदर प्लांट भी लगा सकते हो जी। 10 गाय तक उसके अंदर रख सकते हो। तो इस तरह से कुछ औषधीय पौधे लगाओ और कुछ जो गायों का गोबर है उसकी कुछ प्रोडक्ट बना के। तो मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, बड़े किसान की बात नहीं कर रहा, वो तो कर ही सकता है, वो तो और भी कई तरह के, लेकिन 1 हेक्टेयर का जो ICR का मॉडल है उसके ऊपर वो करे तो मैं समझता हूँ कि उसको बहुत अच्छी एक परिवार पालन का ही नहीं, उससे भी ज़्यादा अच्छी इनकम होगी। जी हाँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आपको ये डर नहीं है कि आपने एक फसल की और उसमें किसी भी कारण से कोई नुकसान हो गया तो आपकी पूरे 6 महीने की कमाई चली गई। आप अलग अलग जगह पे अपने प्रॉफिट सेंटर बना सकते हैं, जैसे कि एक बिजनेसमैन करता है कि किसी प्रकार व्यवसाय बनाया है सुरेंद्र अवाना जी ने खेती को। एक और दर्शक हैं जो इस समय सुरेंद्र जी आपसे बात करना चाहते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार, राम राम साहब। राम राम सर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार, आपका फोन किया आपने। सर आपका बहुत बहुत आभार सर। मैं जालोर जिले के मोदी गाँव से बोल रहा हूँ सर, पारसमन जी। सर। मैं आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा सर। हम आपका ये प्रोग्राम चलता है, हम इंतजार करते हैं कि कभी आपका प्रोग्राम चले और 10-12 किसान बैठ के आपके प्रोग्राम का जो इंतजार करते हैं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मेरा एक सवाल था, मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा कि सर ये जो मार्केट में पशु आहार आते हैं वो कई तरह के आते हैं, तो इसमें से सर वो कैसे पता चलता है कि संतुलित कौन सा है और असंतुलित कौन सा है? वाकई में बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है अवाना जी। देखिए, इसके बारे में तो कई कंपनियों के हैं, सरस डेयरी का भी पशु आहार है मैंने, और पतंजलि का भी आ रहा है, कई हैं, मैंने और नाम नहीं बता पाऊँगा जी। लेकिन मैंने शुरू में जब करीब 25-30 गाय लाए तब तक मैं इधर उधर का ही लेके यूज़ किया, लेकिन जब मैंने इनकी लैब में टेस्ट करवाया, जांच करवाई, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा जी। लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। उसके बाद मैंने जयपुर में मेरे मित्र के साथ मिलके जो वेटनरी में PG न्यूट्रिशन में PG की, उनके साथ मिलके मैं तो मेरा खुद का बना रहा हूँ। जो वेटनरी साइंस कहती है कि ये 15 से 18 चीज़ें संतुलित आहार होता है वो डलनी चाहिए जी। जैसे मक्का भी होनी चाहिए, उसमें खल बिलोने काकड़े भी होने चाहिए। ये 100 kg का बता रहा हूँ मैं, 18 kg मक्का हो गया, खल बिलोने काकड़े 15-15 हो गए, गुड़ भी होना चाहिए, गंवार का कोरमा भी होना चाहिए, उसके अंदर चावल की भूसी भी होनी चाहिए, नमक भी होना चाहिए, मिनरल मिक्सर भी होना चाहिए। ये इस तरह की 15 चीज़ें हैं, इनका पूरा रेशियो 100 किलो बना के मैं बना रहा हूँ। कोई किसान भाई अगर दिक्कत नहीं हो तो वो अपना घर पे भी बना सकता है दाना। और मेरा ये कहना है कि चारा, हरा चारा है वो थोड़ा सा आप किसी भी तरह से आपके, अगर किसी के पास बड़ा खेत है, छोटी डेयरी नहीं होके, तो मेड़ पे बहुवर्षीय चारा लगा दे। और चारा, हरा चारा अगर 50% से थोड़ा ज़्यादा दोगे तो आप बांट कम भी कर दोगे तो काम चल जाएगा जी। इस तरह से संतुलन। अवाना जी ने 20 से 25 तरह के चारे अपने यहाँ पे लगाए हुए, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक दर्शक से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं आज चाहूँगा कि गिर गाय तो लेनी चाहूँ, लेकिन गिर गाय असली की है नकली की है कि इकट्ठा पड़े, मतलब कोई ठा नहीं पड़े कि किन तरीका हूँ लेवा कहीं है कहीं नहीं, इन बारे में कोई जानकारी मिले तो। कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जोधपुर के पास सातीन गाँव है सर। जोधपुर से बोल रहे हैं। देखिए, मैंने जब शुरू किया तब गिर गाय को ही चुना जी। और ऐसे राजस्थान में 4-5 ब्रीड हैं जो सब अपने आप में देसी हैं और अच्छी है। हमारी राजस्थान की थार पारकर है, वो बहुत बढ़िया है, गिर भी बहुत बढ़िया है। उसके अलावा साहिवाल राजस्थान के क्लाइमेट के हिसाब से, राठी और हमारी कांकरेज, ये 5 मुख्य रूप से बहुत तादाद में राजस्थान में किसानों के पास हैं भी। लेकिन गिर की बात है, गिर मूल रूप से तो गुजरात की है, वो गुजरात के गिर जंगल से उसकी उत्पत्ति हुई है। मेरा फार्म दूदू तहसील में है। दूदू और किशनगढ़ तहसील से मैंने 10-12 गाय लेके, और मैं और मेरे मित्र डॉक्टर साहब दोनों गुजरात गए। गुजरात में मैंने देखी और वहाँ 100% गिर हैं, लेकिन वो उस समय कीमत 1.5 लाख थी जो आज 2.5 लाख की हो गई, जिसका दूध करीब 16, 17, 18 लीटर है।
तो उसके बाद मैंने निश्चय किया, एक मैं 4 गाय लेके भी आया वहाँ से। उसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं दूदू, किशनगढ़, अजमेर, हमारे आसपास चित्तौड़, भीलवाड़ा से लेके और इनकी ब्रीडिंग करके, वो हैं देसी, दूध भी सेम है और देसी है, लेकिन वो किसी कारण से उनको अच्छे बुल नहीं मिले, राजस्थान के दूसरे बुलों से क्रॉस होकर वो थोड़ा सा बिगड़ गई जी। और उस पे ब्रीडिंग पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से 50-60 हज़ार रुपये की लेके और अच्छा बुल और सीमन यूज़ करके और मैंने नस्ल सुधार किया है। आप जोधपुर से हो, थार पार कर तो आपके वहाँ बहुत है, और गिर पे करना चाहो तो आप भीलवाड़ा, अजमेर इधर से ले सकते हैं, और अगर आपका बजट है तो आप गुजरात से भी ला सकते हैं। जी जी। सुरेंद्र जी, ब्रेक पर चलें उससे पहले एक छोटा सवाल, 25 तरह के चारा आप लगाते हैं, 20 से 25 तरह के, कौन कौन से ऐसे चारे हैं जो लोग नहीं ढूंढ पा रहे लेकिन आप 25 तरह का चारा लगा रहे हैं? देखिए, 25 तरह का भी बहुवर्षीय चारा है जी। ये सीजनल नहीं है कि एक बार लगा दिया, 2-3 कटिंग की और फिर दोबारा जुताई बुआई करो जी। ये 25 तरह का है, 3 साल से लेके और 80-100 साल तक का है। यानी एक बार उसको लगा दो और किसान 3 साल से 80 साल तक उसको काट काट के, कुट्टी काट के अपने पशुधन को, पशुपालक को खिला सकता है जी। इसमें देखिए, नंबर 1 तो अजोला है, वो आप किसान अपने खेत पे ही फार्म में मैं बता दूंगा जी। लेकिन टाइम लगेगा इसमें। ये अब सबसे पौष्टिक नंबर 1 मैं इसको देता हूँ ग्रीन फॉडर में जी। उसके अलावा किसान अपने खेत की मेड़ पे, बड़ा खेत है तो बड़ी और छोटा है तो जितनी भी मेड़ के ऊपर, जैसे नीम है, अरडू है, सेंजना है, सैतूत है, पिलकन है, सूबबूल है, नेपियर 4-5 तरह का जो राजस्थान में अच्छा सक्सेस हो रहा है, नेपियर है, और झिंझुआ है गुजरात वाला। इस तरह के ग्लिरिसीडिया अभी राजस्थान में शायद कोई किसान नहीं लगा रहा, मैंने अभी ग्लिरिसीडिया लगाया, बहुत अच्छा, उसमें नाइट्रोजन भी है और पशुओं के लिए चारा भी है। अभी जो चारे की 2 वैरायटी मैंने झांसी से और मंगाई है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 25 तरह का है और किसान को सबसे अच्छा फ़ायदा है। अब मेरे को कहते हैं कि सब नीम तो गाय थोड़ी खाती है, अरे क्यों नहीं खाती, कुट्टी काट के खिलाओ। नीम के तो 4-5 फ़ायदे हैं, जो हमारे फ़ायदे हैं वही गाय को फ़ायदे हैं। तो इस तरह से मैंने बताया कि ये बहुवर्षीय चारा लगा दो किसान, और हमेशा हरे चारे से जो दुखी रहता है उसको 12 महीने हरा चारा मिलेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ और ऐड कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, आपके पशु भी स्वस्थ रहेंगे और उनसे आपको दूध की प्राप्ति। जिस प्रकार कैलाश जी इस समय पे कोटपुतली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं कैलाश जी? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अवाना जी IFSC मॉडल पे काम कर रहे हैं जी, तो उसमें जैविक खाद जो बनाते हैं उसमें कितनी क्या कॉस्ट आती है, क्या इसमें बजट रहता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अवाना जी बताइए। देखिए, आज भी राजस्थान में हज़ारों किसान जैविक खेती कर रहे हैं और वो अपने अपने तरीके से, कोई वर्मी कंपोस्ट है, कोई जीवामृत, घना अमृत वो बना रहा है। मैं थोड़ा सा हटके सुपर बना रहा हूँ। मैं 6 पशुओं के अपशिष्ट जो मेरे फार्म पर ही हैं, जैसे देसी गाय का गोबर है 50% और बाकी 2-2, 4-4 किलो हैं, बकरी की मिंगनी, भेड़ की मिंगनी, ऊँट के मिंगने, घोड़े की लीद और मुर्गी की मीट, ये सारे पशु पक्षी मेरे फार्म पे हैं। उसके अलावा राजस्थान की माइंस के मिनरल उसके अंदर डालता हूँ, जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, जियोलाइट है, डोलोमाइट है, चारकोल है और गुड़ का सीरा और गौमूत्र। ये सब मिक्स करके एक छोटा सा प्लांट पहले मैंने 7 लाख का लगाया था जी। अब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, लोग किसान ज़्यादा लेने लग गए तो फिर बड़ा प्लांट लगाया, उसकी कॉस्ट मशीनरी की 28 लाख है। तो किसान छोटे रूप में भी उसको ग्राइंड एक छोटा सा लगा के कर सकता है जी। तो इस तरह से आप कोई भी किसान छोटे रूप में ये मिक्स करके संपूर्ण जैविक खाद, मैंने लैब में टेस्ट कराया, 13 से 16 तत्व जूनागढ़ यूनिवर्सिटी की लैब और राजस्थान सरकार की दोनों में से मिले जी। सुरेंद्र जी, आपने जिस तरह से मैंने भी आपके बारे में बताया कि आपने अपने पूरे खेत को एक रिसर्च सेंटर की तरह से बनाया हुआ है, तो उसमें अगर कोई किसान आना चाहे, ट्रेनिंग लेना चाहे, प्रशिक्षण लेना चाहे तो क्या तरीका है उसका? देखिए, अभी तक तो जी सैटरडे और संडे को कम से कम 25-30 किसान, पशुपालक और शहर के युवा जो कोरोना काल में अपना कुछ जॉब कम कर दिया था या छोड़ दिया था, वो खेतीबाड़ी करने से, वो लोग मेरे पास आते हैं। अभी तो मैं 2-3 घंटे उनको पूरा जो सच्चाई बता देता हूँ। युवाओं में रहता है कि जल्दी से हम लखपति बन जाएं, वो भी नहीं है। और कहाँ चैलेंज आएंगे, किस चीज़ में, वो सारा का सारा आईना दिखाता हूँ। फ्यूचर में मैं आने वाले टाइम में अभी एक 50 बाई 20 का एक बड़ा मीटिंग हॉल बनाया है, तो
तो आने वाले टाइम में सोच रहा हूँ कि उसका चार्ज नहीं लूँ, जी। इस अगर 3 दिन की ट्रेनिंग 2 दिन की उनके खाने और रहने का लूँ, निःशुल्क ट्रेनिंग मैं समझता हूँ कि अक्टूबर या नवंबर में, ये बरसात के बाद मैं प्रारंभ करने वाला हूँ। जी, वाकई बहुत अच्छा कदम होगा ये उन किसानों के लिए जो कुछ नया करना चाहते हैं। एक और दर्शक इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम सा। राम राम सा। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं सर सुरेंद्र सर से ऐसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये गाय के गोबर से ये कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ईंटें वगैरह, तो वो क्या सक्सेस है कि नहीं है, क्या लाइफ है, ट्रेनिंग भी देते हैं क्या, और गाय के गोबर से और क्या क्या करते हैं अपने फार्म? जी सुरेंद्र जी। देखिए, मैं अभी देसी गाय के, जो मेरे गिर नस्ल की गाय है, उसके गोबर से ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये आधी चीज़ें सिर्फ देसी गाय के गोबर से ही संभव है। जी जी। जैसे खाद बना रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मेरे यहाँ बायोगैस का प्लांट लगा हुआ है जी जिसकी 60,000 कॉस्ट है और कुछ सब्सिडी है 15-20 हज़ार, कोई भी किसान लगा सकता है। जी। नंबर 3, इसके गोबर से ईंट बना रहा हूँ, जो मैंने बीकानेर ट्रेनिंग ली है और उसके जी। बाद मैं मेरे फार्म पे बना रहा हूँ। सक्सेस है, जो मैं अभी मीटिंग हॉल का जो जिक्र कर रहा था, वो उन्हीं ईंटों से बनाया है और उसके अलावा 2 रूम और बनाए मैंने। जी। तो ये शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आई, अभी परफेक्ट हूँ मैं और बिल्कुल सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं। आप उसके ऊपर पट्टी भी रख दो, छप्पर रख दो, केलू रख दो, सीमेंट की, लोहे की चादर, कुछ भी रख दो, ये सक्सेस है। और इस रूम के फ़ायदे बहुत हैं, मैं फिर कभी मौका होगा तो बताऊंगा। उसके अलावा अभी दीपावली पे मैं दीपक बनाने जा रहा हूँ, गमले में बना रहा हूँ। थोड़े दिनों बाद गोकास्ट, ये जो लकड़ी होती है, ये भी बनाऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जो आप देसी गाय के गोबर से बना सकते हैं। सुरेंद्र जी, एक और दर्शक हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम सा। राम राम सर। राम राम जी राम राम। नमस्कार, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं सर? ये मेरे को इनसे पूछना था, ऊँट का दूध चाहिए था, तो कैसे लें इनसे? बहुत बढ़िया। ऊँट का दूध, जी। हाँ, ऊँटनी का दूध, देखिए मेरे फार्म पे भी हैं 4-5 ऊँटनी, और मेरे पास में ही जो महेशवास है उसमें 2 रहबारी फैमिली हैं, उनके पास 50-50 ऊँटनियाँ हैं जी। और वो अभी बहुत दुखी हैं क्योंकि उनका दूध बिक नहीं रहा है। सरकार जो 10,000 सब्सिडी दे रही थी ऊँटनी के बयाने पे 3 किस्तों, वो भी नहीं दे रही। जी। तो मेरा दूध अभी 2 लीटर पर डे जा रहा है ऑन डिमांड। बकरी का भी जा रहा है, ऊँटनी का भी जा रहा है और भेड़ का भी कभी कभी जा रहा है। जी। तो आप लेना चाहो तो मेरे नंबर हैं, आप फ़ोन कर लो। जयपुर शहर में तो जा रहा है, और इधर उधर हो गए तो वो एक अलग बात है, बाकी उपलब्ध है जयपुर शहर में। जी सुरेंद्र जी, आप तो व्यवसाय को करने के बाद में, इससे पहले कि आपसे सवाल पूछूं, एक और दर्शक आपसे बात करना चाहते हैं। आज दर्शक सब कुछ जान लेना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम सा। राम राम सा। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती जी हैं? सुनील जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दूध को बढ़ाने के लिए कौन सा आहार काम में ले? जी, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है पशुपालकों के लिए कि पशुओं के दूध को बढ़ाने के लिए क्या आहार लें। देखिए, अकेले आहार से काम नहीं चलेगा जी। उसके लिए बहुत कम से कम 15-20 मिनट की डिबेट हो तब है। मोटा मोटा शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि एक तो ब्रीड आपकी जो है गाय, और उसका पालन पोलन कैसे हुआ है जी। अगर उसकी माँ के 4 लीटर दूध था और जिस बुल का या जिसका सीमन है उसके भी 4-5 लीटर था, और आप उसको वो जो बछड़ी पैदा होगी उसको, गाय को आप कितना भी हरा चारा बांट खिलाओ, 2 लीटर 3 लीटर से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो कैसे? मैं 5 किलो वजन उठा सकता हूँ, मेरे ऊपर 25 लाद दोगे, मैं कैसे चलूँगा? तो ये तो नस्ल सुधारनी पड़ेगी। 3-4 पीढ़ी के अंदर आप चाहो तो हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि हरा चारा 12 महीने आप बैलेंस दो। दाना जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर आपने सुना होगा, तो 15 चीज़ें हैं, बैलेंस डाइट है, वो दाना दो और चारा भी उनको प्रॉपर दो। और ये सेंसिटिव है देसी गाय, इसका रहना, सर्दी गर्मी, यानी हर तरह से इसको खुश रखोगे तो डेफिनेट आपका 2-3 लीटर तो बढ़ जाएगा। लेकिन आप चाहोगे 4 लीटर वाली का 20 लीटर हो जाए तो पॉसिबल नहीं। जी, फ़ोन आते रहेंगे, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। कुछ चीज़ें का सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे पर्सनल। बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, मैं जानना चाहूँगा, दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से अवार्ड्स आप अब तक ले चुके हैं। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ कि जब 12 दिसंबर 16 को गाय लाया और खेती को मैं धीरे धीरे बढ़ाने लगा, तब मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह के सम्मान और पुरस्कार और अवार्ड और कैश मिलता है। मैं काम करता रहा और 1.5 साल बाद ही हमारे यहाँ के बिचून के AAO साहब आए कि साहब ऐसे नॉमिनेशन एक फॉर्म है और आप अच्छा काम कर रहे हो। अभी तक उस समय तक गाय और खाद भी नहीं था, 2-3 चीज़ें ही थी, पौंड बना के, और शायद मछली पालन भी हो गया था, 3-4 काम थे।
और मेरा वहाँ पंचायत तहसील में सिलेक्शन हुआ, तहसील से डिस्ट्रिक्ट में हुआ, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी आए और मेरा स्टेट में सिलेक्शन हुआ। और 19 के अंदर दिसंबर में सीएम साहब ने मुझे स्टेट का पुरस्कार इसमें दिया और 51,000 रुपये मिले। उसके बाद 1 महीने बाद ही जोबनेर यूनिवर्सिटी में गवर्नर साहब आए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जब तक 5-6 तरह की हो गई थी उसके लिए मुझे पुरस्कार दिया गया। और अभी अभी नया मुझे भारत सरकार द्वारा 27 जो फरवरी है उसको हिंदुस्तान के कृषक का, किसान का सबसे बड़ा पुरस्कार है इनोवेटिव फार्मर, नवोन्मेषी किसान का, वो मुझे केंद्रीय मंत्री द्वारा पूसा के अंदर दिया गया 1 लाख रुपए और वो पुरस्कार दिया गया। तो अभी तक मुझे 4 नेशनल अवार्ड, 4 मुझे स्टेट अवार्ड, 2 स्टेट अवार्ड अभी पाइपलाइन में है, नेशनल 4 पाइपलाइन में है। और एक जो एग्री स्टार्टअप है जोबनेर यूनिवर्सिटी की जो है अपने यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके माध्यम से चल रही है भारत सरकार की योजना है। स्टार्टअप योजना में मैंने खाद का नवाचार के लिए अप्लाई किया, स्टार्टअप में मेरा सिलेक्शन हुआ 25 लाख वाली में और 18 लाख रुपए मुझे मिले। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि इतना सम्मान और इतना मुझे जो पता नहीं था, और भारत सरकार, राजस्थान सरकार दे रही है, इतना सम्मान मिल रहा है, पैसा भी, कैश भी मिल रहा है। तो आप काम करिए तो निश्चित रूप से आपको कैश भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। जी, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जीत जी, एक और दर्शक हैं जो बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार, राम राम साहब। हाँ जी, राम राम साहब जी। हाँ जी, मैं जगराम गुजर निवेदन कर रहा हूँ आसीन भीलवाड़ा से। जी जगराम जी। हाँ, मेरा अवाना जी से एक सवाल है कि राजस्थान में ज्यादातर जैसे छोटे किसान हैं जी, और अब आगे आगे जो है जोतों का आकार छोटा हो रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे हालात में ये जो मॉडल जो अपना रहे हैं अवाना जी, ये तो बड़े किसानों के लिए है जी, उनके लिए तो ये लाभदायक है। अब छोटे किसानों को तो अनाज भी चाहिए, चारा भी चाहिए, अब वो कैसे इस मॉडल से अटैच हो, तो इस बारे में अगर कोई मार्गदर्शन हो तो ज्यादातर किसानों को जैसे लाभ मिल सकता है जी, और ऐसी कोई योजना भी हो तो वो भी सुझाव देने का। जी सुरेंद्र जी, सही सब प्रश्न है उनका। देखिए, इसका मैंने आधा जवाब तो आपने शायद टीवी लेट खोला होगा, आधा जवाब तो मैंने पहले दिया था कि आईसीआर की गाइडलाइन में 1 हेक्टेयर की एक आईएफएस मॉडल की खेती का है, और वो मैं करीब 1.5 हेक्टेयर में उसको जयपुर वाली 5 बीघा के अंदर उस मॉडल को मैं कर रहा हूँ। 1 हेक्टेयर में 4 बीघा, थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि अनाज भी चाहिए, चारा भी चाहिए जी। देखिए, वो 1 हेक्टेयर में या छोटी जोत में आप कितना चारा ले लोगे, क्या लोगे, तो आपको चाहिए मेन इनकम चाहिए आज की तारीख में, पैसा। तो आईएफएस मॉडल में उस 1 हेक्टेयर को चेंज कर दो, जब पैसा आएगा तो अनाज और चारा तो बाजार से खरीद लेना। और वो मैंने बताया एक छोटा पौंड सब्सिडी से बनवा लो, उसके अंदर बत्तख पालन भी करो, मुर्गी पालन भी करो, ये देसी और कड़कनाथ, उसके अलावा मछली पालन भी हो जाएगा। साइड में बकरी, 50 बकरी, 50 भेड़ का, 10 गाय का, नर्सरी भी करिए, नर्सरी की बहुत डिमांड है। थोड़े से औषधीय पौधे लगा दीजिए, तो और थोड़े से फ्रूट के जो पौधे लगा दीजिए, जिसमें आप ब्रीडिंग करके अपनी नर्सरी भी चला सकते हो। और अभी जैसे मेरे 200 ही पेड़ थे नर्सरी के लिए, और मैंने VNR 1 kg अमरूद थे, मैंने 100 रुपये केजी बाजार में बिके, और लोग सबको मिल नहीं पाते, लड़ते थे। तो इस तरह से एक छोटा मॉडल है। इसका नक्शा आप अपने जयपुर के दुर्गापुरा में देख सकते हो, आईसीआर की साइड है उस पर भी देख सकते हो, और आपको समय है मेरे फार्म पे आने का तो मैं भी बता सकता हूँ, आराम से कर सकते हो और आपको अच्छी इनकम इसमें होगी। और हमारे साथ इस समय रामेश्वर गोरा जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर बात करना चाहते हैं सुरेंद्र अवाना जी से। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम सर, राम राम सर। जी रामेश्वर जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ग्रीन फोल्डर चाहिए हमारे को, गाय हमारे पास में 33 जानवर जी, उसके लिए हरे चारे की समस्या रहती है जी, और एक मैं जैविक खेती कर रहा हूँ तो उसके लिए ऑर्गेनिक खाद की सलाह लेनी थी सर से। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मार्गदर्शक बैठे हुए हैं आज स्टूडियो में सुरेंद्र जी। हाँ सर। हाँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? फुलेरा से बोल रहा हूँ मैं। फुलेरा से बोल रहे हैं रामेश्वर जी। जी लक्ष्मणलाल गोरा जी, सर के पास नहीं है वैसे। हाँ रामेश्वर जी, एक तो क्या हरे चारे का पूछा? हाँ, हरा चारा और जैविक। हरे चारे का शायद आपने भी लेट शुरू किया है, मैंने बहुवर्षीय 25 तरह के चारे का भी डिटेल में बताया है, फिर अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि किसान को इस समय बारिश का मौसम है, अपनी बाड़ जो है खेत की, उसके चारों तरफ नीम, अरडू, सैना, सैतूत, पिलकन, सूबबूल, और अंदर आप लगाओ तो नेपियर है और ढेंचा है
आप ग्लेरिसीडिया इस तरह का बहुत तरह का 4-5 तरह का तो नेपियर है। इस तरह का ये चारा बहुवर्षीय है ताकि आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। ये संतुलित आहार आपके पशुओं को दो, आपको डेफिनेट बहुत बचत भी होगी और पशु भी आपके हेल्दी रहेंगे। और दूसरा क्या था? दूसरा जैविक खेती के बारे में। हाँ जी, जैविक खाद तो अब आपके 35 गाय हैं तो देखिए जैविक खेती बिना देसी गाय के तो हो ही नहीं सकती। आपके पास हैं तो प्रॉपर आप या तो केंचुए ला के, राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, आप बेड ये बना के वो केंचुए ला के केंचुए की बना लो। और अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो मैं भी आपके पास में ही हूँ, मेरे यहाँ से ले लो। और या मेरे वाली भी सॉर्ट में कोई छोटा ग्राइंडर कुछ हो तो बनाना चाहो तो मेरे फार्म पे आ जाओ, मैं आप सिखा दूंगा आपको। जी सुरेंद्र जी, आपने बताया कि आपने अपने व्यवसाय के बाद में खेती पर आए और आप जो दूसरी पीढ़ी है वो आपके व्यवसाय को संभाल रही है। खेती में आपके साथ कौन है या अपनी अगली पीढ़ी को आप किधर भेजना चाहेंगे, बिजनेस में या खेती में? देखिए मैं बचपन से ही दादाजी दादी जी उनको खेत में काम करो, और मेरी मम्मी ने जब मैं 15-20 साल का था तब तक खेत में काम करती है, अभी ज़्यादा हो गई तो वो मैंने बचपन से देखा है। उसके बाद जो मेरे बच्चे हैं, एक बेटा बेटी है, शादी कर दी दोनों की जी। तो बेटा का इंटरेस्ट कम है, वो तो पिकनिक बनाने की तरह खेत में आता है अभी तो जी। और बहू का भी नहीं है, वो मेरे जो इंस्टीट्यूट है वो संभालती हैं जी। लेकिन मेरे 2 साल का पोता है और मैं बेटा बहू को कह दिया कि भाई इसको तो मैं नेशनल अवार्ड तो मैंने ले लिया, इसको इंटरनेशनल अवार्ड दिलाऊंगा। और इतना खाली पड़ा है कृषि और पशुपालन का, मैं इसमें बहुत काम करूंगा। और 2 साल का है, 5 साल के बाद मैं उसको सिखाऊंगा, एग्रीकल्चर पशुपालन की शिक्षा दिलाऊंगा। और डेफिनेट आज की तारीख मैंने उसको IAS IPS बनाऊंगा ना डॉक्टर इंजीनियर जी। अगर सुशील जी आपसे सुनील जी कह पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा मुझे भी मिले ना, कोई दादा दादी या माँ बाप जो अपने बच्चों को किसान बनाना चाह रहे हैं तो मुझे भी मिला ना। मैं शायद पहला राजस्थान का या नॉर्थ इंडिया किसान हूँ जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ और आपको आने वाले टाइम दिखा दूंगा। मैं मेरे पोते को बहुत बड़ा किसान बनाऊंगा और IFS मॉडल को इसको एग्रो टूरिज्म और दूसरा करूँगा तो ऑटोमेटिक 2 पैसे आने चाहिए। जी सही बात है, बिल्कुल आप एक अच्छा संदेश दे रहे हैं किसानों को, उन किसानों को जो कि निराश हो चुके हैं खेती से, उन युवाओं को जो कि खेती में नहीं जाना चाहते, चमक दमक वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। आपका फार्म अपने आप में एक मॉडल फार्म है। जो भी लोग इस टीवी को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबसे मैं ये कहूँगा कि एक बार आप लोगों को इनका फार्म जरूर विजिट करना चाहिए, जरूर देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से खेती से बढ़िया कोई व्यवसाय नहीं है, जो कि सुरेंद्र जी ने साबित किया है। सुरेंद्र जी, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, खेती में और क्या नया करना चाह रहे हैं आप? देखिए कृषि और पशुपालन में कोई एंड ही नहीं है जी। आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं, 2 फैक्ट्रियां थी, 4 थी, फिर 20 हो गई। और मैं समझता हूँ ये जो बड़े बड़े जो इंडिया के औद्योगिक घराने हैं इनके 50-50 बिजनेसिया होंगे जी। और खेती और पशुपालन में इस तरह भी अपार संभावनाएं हैं जी। बस आपको पैसेंस रख के डटना पड़ेगा जी। और दोनों सरकार हमारी इतनी मदद कर रही हैं, इतना पैसा है। मैं प्रेजेंट में 15 तरह की, जैसे मैंने बताया, खेती कर रहा हूँ। जैसे परंपरागत खेती में अभी बाजरा कम है जी, और मूंग है, मोठ हैं, चौले, गंवार हैं। ये सिर्फ इसलिए कि मैं अब मेरे फार्म पे ही लोगों को जैसे बाजरे की रोटी और खिचड़ी सर्दियों में खिलाऊंगा, दाल मेरे यहीं की होगी, इसलिए वो दोनों लगाए हैं। बाकी परंपरागत खेती में ज़्यादा इनकम है नहीं। आप इतनी मेहनत करते हो और बाजरा 12 रुपये 13 रुपये की बिकता है जी, किसान कहाँ से वो करेगा? वो तो लालच रहता है कि भाई चारा हो जाए। तो परंपरागत खेती के अलावा मेरे गिर नस्ल की 200 गायें हैं, इनको 400 तक ले जाऊंगा। इसके गोबर के मैंने बताया कि और फ़ायदा ले रहा हूँ। उसके अलावा खाद बना रहा हूँ। खाद के बाद पौंड के अंदर मछली पालन है, बतख पालन है, उसके अलावा पोल्ट्री है, मुर्गी पालन है, बकरी हैं, भेड़ हैं, 5 ऊँट हैं। बाकी और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले सकता हूँ। और 2 घोड़ी हैं, उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो और इसके हॉर्स की ब्रीडिंग करूँगा। 4-5 डॉग हैं, डॉग की ब्रीडिंग भी करूँगा। चलिए अवाना जी, खेती करने के लिए, खेती में से व्यवसाय बनाने के लिए, उससे लाभ लेने के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो पानी, जो कि हमारे राजस्थान में कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है, और दूसरा एनवायरनमेंट, जिसे हम सब लोगों ने मिलकर इतना बिगाड़ दिया है कि पता ही नहीं चलता कि किस समय पे गर्मी पड़ेगी या किस समय सर्दी पड़ेगी। इन दोनों के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये इस समय की मांग को देखते हुए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके दोनों ही, और ख़ास तौर से पानी वाला। मैं दूदू तहसील में सैकड़ों किसानों को जानता हूँ जो कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई क्यों नहीं कर रहे ये फसल? तो इसलिए नहीं कर रहे कि साहब पता नहीं टाइम पे बरसेगा कि नहीं बरसेगा, और क्या होगा, क्या भाव बिकेगा।
और दूसरी वाले इसलिए नहीं करते, क्या करें साहब वहाँ का तो पानी को ना। सही बात है। तो मैं उनको कहता हूँ आ जाओ, आज मैंने 4 पॉइंट बना रखे हैं, सरकार सब्सिडी दे रही है, आपके थोड़ी सी लागत लगेगी। अब इन दिनों में मान लो ये फसल मत करो और भर लो उनको, गेहूँ जो चना करो और अच्छी फसल होगी, वो अमृत है बरसात का पानी। तो पानी को बचाना होगा। मैं आज कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट में तो जोबनेर यूनिवर्सिटी है, वो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो 25-30 करोड़ लीटर पानी बचा रही है। और फार्मर में मैंने तो कोई देखा नहीं 4 करोड़ लीटर कोई बचा रहा हूँ। मैं 4 करोड़ वर्षा का जल बचा के 12 महीने मेरे फार्म पे बिल्कुल 4 ट्यूबवेल हैं, जो 2 तो फरवरी तक बंद हो जाती हैं, 2 में बिल्कुल कम पानी होता है। वर्षा जल से ही लीटर का पॉन्ड आपने बनाया हुआ है, मतलब 4 करोड़ लीटर 4 करोड़ की कैपेसिटी। जी हाँ जी। इसके अलावा पेड़ भी आप लगा रहे हैं, कितने पेड़ अब तक लगा चुके हैं? देखिए, मैं पेड़ 5वीं क्लास में पढ़ता था, जब से वनों का महत्व है, पेड़ों का महत्व है, मैंने समझा और मन में था, लेकिन बारिश के दिनों में लगाता था। 1 जुलाई 10 से मैंने ठान लिया कि मैं रोज़ 1 पेड़ लगाऊंगा। मैं मई जून में भी पेड़ लगाता हूँ और सर्दी में जनवरी फरवरी में पेड़ लगाता हूँ, और वो पेड़ सारे जिंदा। मैंने 68,000 पेड़ लगाए हैं और 95% कोई भी देखना चाहे मैं दिखा दूंगा, सारे जिंदा हैं। बस थोड़ा सा जनवरी फरवरी और सर्दी वालों को आपको थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ेगी, थोड़ा रपटप पेड़ और बड़े लगाने पड़ेंगे। मेरा किसान भाइयों से कहना है कि चलो मेरी तरह मत लगाओ, लेकिन बरसात के दिनों में मेड़ के ऊपर 4 तरह के पौधे होते हैं। चारे वाले हैं, औषधीय हैं, आपके फ्रूट वाले हैं, और ये आपके जो ऑक्सीजन छाया तो देंगे ही देंगे, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आपको देंगे। वाकई सुरेंद्र जी, सलाम है आपको कि आप पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हैं, आप पानी भी बचाते हैं, और सबसे बड़ी बात आप खेती में इस तरह के नवाचार कर रहे हैं जिससे कि लोग आकर्षित होकर आपके खेतों पर आ रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं और खेती को अपना रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। आपने बताया कि खेती को किस प्रकार व्यवसाय बनाया जा सकता है और किस प्रकार उसकी अपनी आमदनी को आप बढ़ा सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी किसान भाइयों का जिन लोगों ने आज हमसे फ़ोन पर संपर्क किया, और धन्यवाद देना चाहूँगा उन किसान भाइयों का भी जिन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया परंतु बात नहीं हो पाई। हमें हमारी मुहिम उस समय सफल होती नज़र आती है जब हमारे पास समय कम पड़ता है और फ़ोन लाइन्स लगातार घनघना रही होती है। ये आप लोगों का प्यार है, आपका स्नेह है, और हमारी इस मुहिम की एक छोटी सी कामयाबी है। आप लोगों से अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।